हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। H2O स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। पुनः आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका HCF और LCM निकालना है और HCF और LCM निकालने के बाद जांच करना है कि जो दो संख्या दी हुई है जिसका हमने HCF और LCM निकाला है उसको गुना करने के बाद और LCM और HCF को गुना करने के बाद दोनों बराबर आता है कि नहीं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 26 और 91 का हमें HCF और LCM निकालना है। तो 26 को जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनफल के रूप में इसको तोड़ते हैं तो 26 को 13 गुना 2 लिख सकते हैं या 2 गुना 13 लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से 91 को 7 गुना 13 लिख सकते हैं। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट यानी कि अगर हम बात करते हैं HCF की कि 26 और 91 का HCF कितना होगा, तो जो दोनों में कॉमन होता है अधिक से अधिक उसे हम HCF कहते हैं। जैसे कि 2 गुना 13 26 का ये गुणनखंड है और 91 का गुणनखंड है 7 गुने 13। इन दोनों में 13 और 13 कॉमन है, इसलिए HCF हमारा 26 और 91 का 13 हो जाएगा। वही अगर LCM की बात करते हैं कि LCM क्या होगा 26 और 91 का, तो दोनों में जो मिल रहा है LCM का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कम से कम जो मिले। कम से कम क्या मिल रहा है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 13 है, इसमें 13, यानी जो मिल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं मिल रहा है वो भी साथ में लिखाएगा। जैसे 2 इसमें है शामिल लेकिन 2 इसमें शामिल नहीं है तो 2 भी लिखाएगा। यहाँ 7 इसमें शामिल है लेकिन 7 इसमें शामिल नहीं है तो ये 7 भी लिखाएगा। और 13 इसमें शामिल है, इसमें भी शामिल है, 13 दोनों में कॉमन है तो इसे दोनों के बदले 1 लिखाएगा 13। अब इसे गुना करेंगे तो 13 सते 91 और 91 को अगर 2 के साथ हम गुना करते हैं तो 2 एकम 2 और 2 नवा 18, अर्थात हमारा 182 हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये HCF और LCM निकल कर आया। अब हमें इसकी जांच करनी है तो यहाँ लिखेंगे जांच। HCF और LCM की जांच का सूत्र होता है कि HCF इंटू LCM बराबर प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या, अर्थात जो प्रथम संख्या वह संख्या होगी जो जिस संख्या की हम HCF और LCM निकाल रहे होंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो HCF जो हम निकाल रहे हैं वो किसका, तो 26 और 91 का, 26,91 गुना LCM हम किसका निकाल रहे हैं तो 26 गुना 26,91 का। ठीक उसी प्रकार से 26 और 91 का HCF ही हमने निकाला, 26 और 91 का LCM भी निकाला, तो हमारा प्रथम संख्या हम यहाँ पे 26 को मान लेंगे और दूसरी संख्या हम 91 को मान लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा प्रथम संख्या 26 और दूसरी संख्या जो है हमारा 91 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से HCF जो 26 और 91 का हमने निकाला है वह है 13 और LCM जो 26 और 91 का निकाला है वह है हमारा 182। ठीक इस प्रकार से 26 और 91 हमारा ये दोनों संख्याएं हैं। गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13 दूनी 26, 13 8
104 हो जाता है, 13 गुना 8 104 और 2 6 10 13 एकम 13 और 10 हमारा हो जाएगा 23 23 66। ठीक इसी प्रकार से 2691 को अगर गुना करते हैं तो 6 एकम 6 6 नौवा 54 6 एकम 6 सॉरी 2 एकम 2 और 2 नवा होगा हमारा 18। जोड़ेंगे यहाँ पे तो 6 और 0 जुटेगा 6, 4 और 2 जुटेगा 6, 5 और 8 जुटेगा तो हो जाएगा 13 और 1 और 1 हो जाएगा 2 अर्थात 2366। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि ACF और LCM जो हमने निकाला और उसको जब गुना किया तो 2366 आया। ठीक उसी प्रकार से प्रथम संख्या और दूसरी संख्या को जब हमने गुना किया तो यहाँ 2366 आ गया। अर्थात हमने जो ACF और LCM जो निकाला है वह सही निकाला है और इस प्रकार से हमारा जो है यह प्रूव्ड भी हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्यूशन करेंगे। 2 का यहाँ है 510 और 92 का हमें ACF और LCM निकाला, तो इसे भी हम लोग जो है गुणनखंडन करेंगे। 510 को जब लिखेंगे तो 2 से 2 दूनी 4 2 पचे 10 2 पचे 10, 2 से नहीं कटेगा, 5 से 5 25 5 एकम 5, 3 से 3 दूनी 3 एकम 3 3 सते 21। अर्थात 510 को हम लोग 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से 92 को जब हम लोग लिखेंगे 2 से 2 चौके 8 2 छक 12, 2 से 23 बार में, यानी कि 2 गुना 23। तो हमने सबसे पहले ACF हम निकालते हैं। ACF किसका तो 510 और 92 का, 510 और 92 का ACF यदि हम निकालते हैं तो जो दोनों में कॉमन होगा, अर्थात दोनों में कॉमन क्या है हमारा, पहला 2 है। दोनों में कॉमन क्या है हमारा, सबसे पहला 2 है। इसके बाद जो हमारा कॉमन होगा और कोई भी कॉमन नहीं है इसके अलावा। अब हम LCM निकालेंगे। LCM जो होगा हमारा, ये दोनों जो कॉमन है इसको ले लेंगे, 510 और 92 का LCM बराबर 2 कॉमन है इसे ले लेंगे, बाकी 3 इसमें है बट इसमें नहीं, इसे भी लिखेंगे। 5 इसमें है इसमें नहीं, इसे भी लिखेंगे। 17 इसमें है बट इसमें नहीं, फिर 2 है ये एक्स्ट्रा में और ये 23। तो इस प्रकार से हम लोग गुना करेंगे। 2 तिहाई 6 6 पचे 30 30 दूनी 60, या लिख सकते हैं 60 गुने 17 गुने 23, और गुना कर सकते हैं हम लोग 17। इसे जब गुना करेंगे टोटल तब हमारा 46,920 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमारा LCM भी निकल गया और ACF भी। अब हम जांच करेंगे। जब जांच करेंगे तो वही मेथड है हमारा। ACF किसका तो 510, 92 का गुने LCM किसका तो 510, 92 का, और प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या। ACF जो हमने 510 और 92 का निकाला है वह निकला है 2, जबकि LCM जो हमने 510, गलती हो गया यहाँ जो है 17 छक होता है, ये हो जाएगा 17 गुना 60 जब करेंगे तो 6 सते 42, 4 6 एकम 6 और 4 10, 0 23। 23 से करेंगे तो 0 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3 कट गया, 2 से 2 0, 2 दूनी 4, 2 0 2 एकम 2, 0 6 4 3 2।
23,460 होगा। तो एलसीएम हमारा 23,460 हुआ। इस प्रकार से प्रथम संख्या जो है हमारा वह है 510 और दूसरी संख्या जो है वो हमारा है 92। तो जब इसे गुना करेंगे तो 2 0 0, 2 छक 12 के 2 हासिल 1, 2 चौके 8, अब 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, यानी कि 46,920 हमारा जो है एचसीएफ और एलसीएम को गुना करने के बाद प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से 510 को हम लोग 92 से गुना करते हैं। 510 गुना 92, ये जब करेंगे तो 2 से 0 में 0, 2 एकम 2, 2 पचे 10 कट जाएगा। 9 0 0, 9 एकम 9 और 9 पचे 45। तो इस प्रकार से जोड़ेंगे तो 0 2 0 2 9 0 9 5 अब 1 6 4, यानी कि यहाँ भी 46,920 हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारा एचसीएफ और एलसीएम को गुना करने पर 46,920 ही प्राप्त हुआ, और दूसरी तरफ प्रथम संख्या और दूसरी संख्या को गुना करने पर 46,920 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग जब यहाँ हमने जांच किया तो ये सही पाया गया, अर्थात हमने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वह बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 336 और 54 का हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो ठीक इसी प्रकार से 336 को हम लोग गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 336 है, लिखेंगे 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से नहीं 2 से कटेगा, 2 पचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 से 14 बार में और फिर 2 से 7 बार में। 336 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। ठीक इसी प्रकार से 54 जो है हमारा उसे भी लिखेंगे हम लोग 2 से 27 बार में, 2 से 3 से 9 बार में और फिर 3 से 3 बार में। 3 तिहाई 9 तिया 27 दूनी 54, यानी 54 को जब हम लोग गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो इस प्रकार से जब हम एचसीएफ निकालेंगे 336, 54 का, तो हमारा एचसीएफ दोनों में कॉमन क्या है, तो पहला ये 2 दोनों में मिल रहा है, ये 2 हमारा हो जाएगा। दूसरा ये 3, एक 3 इसमें है, एक 3 इसमें, तो ये 3। अब जो है कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो हमें एक दूसरे में जो है कॉमन दिख रहा है। तो इस प्रकार से हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा 336 और 54 का, वह हो जाएगा 6। एलसीएम निकालेंगे 336, 54 का, तो ये जो 2 हमारा मिला वो लिखा जाएगा, 3 मिला वो भी लिखा जाएगा, लेकिन बाकी जो नहीं मिला अब वो लिखेंगे। तो ये 2 हमारा कॉमन नहीं है, ये भी 2 कॉमन नहीं है, ये भी 2 कॉमन नहीं है, ये 7 कॉमन नहीं है। इसके साथ ये 3 हमारा कॉमन था, बट ये जो 3 है ये कॉमन नहीं है, ये भी 3 कॉमन नहीं है। गुना करेंगे 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 गुने 7 गुने 3 गुने 3। इस प्रकार से 7 से 7 8 56, 6 5 7 चौक 28 और 5 33 गुने 3 तिहाई 9। 9 से गुना करेंगे तो 9 छक 54 हासिल 5, 9 तिया 27 और 5 32 के 2 हासिल 3, 9 तिया 27 और 3 30। इस प्रकार से हमारा जो है एलसीएम आ गया 3024।
अब हम लोग जांच करेंगे। जांच का वही हमारे पास फार्मूला है ACF किसका, तो 336,54 का गुने LCM किसका, तो वही हमारा 336,54 का, और बराबर होगा हमारा प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या। ACF 336 और 54 का हमने निकाला रखा है 6 गुने LCM जो है हमारा 336 और 54 का प्राप्त है 3024। ठीक इसी प्रकार से प्रथम संख्या हमारा 336 है गुना दूसरी संख्या हमारी 54 है। तो जब इसे हम 6 से 3024 में गुना करते हैं तो 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 हासिल 1, 6 0 0 1 और 6 3 18, 18,144 हमें प्राप्त हुआ। अब इधर हम लोग 336 को 54 से गुना करते हैं। 4 से गुना करेंगे, 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 तिहाई 12 और 2 14 हासिल 1, 4 तिहाई 12 और 1 13 कट जाएगा, 5 छक 30 हासिल 3, 5 तिहाई 15 और 3 18 हासिल 1, 5 तिहाई 15 और 1 16। तो इस प्रकार से 4 4 0 4 8 और 3 11 के 1 6 और 1 7 और 1 हासिल था 8 और 1 के 1, 18,144 इधर भी हमें प्राप्त हो गया। देख रहे होंगे कि ACF और LCM को जब गुना किया तो हमने 18,144 प्राप्त हुआ, और दूसरे तरफ प्रथम संख्या और दूसरी संख्या को जब गुना किया तो 18,144 प्राप्त हुआ। दोनों तरफ इक्वल है। इस प्रकार से ये भी हमारा क्या होता है, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के ACF और LCM ज्ञात करना है। हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ ACF और LCM ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इसमें भी 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का ACF और LCM निकालना है। सबसे पहले इसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में देखते हैं, यानी कि जब करेंगे तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। ठीक इसी प्रकार से 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, और 21 को लिख सकते हैं 3 गुना 7। तो इस प्रकार से अगर हम इसका ACF निकालते हैं, ACF किसका किसका, तो 12, 15 और 21 का, तो हमारा ACF होगा जो तीनों में कॉमन होगा। तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है। तो ये तीनों में हमारा कॉमन होगा, वो हमारा ACF होगा। अर्थात 12, 15, 21 का जो ACF होगा वह हमारा 3 होगा। ठीक इस प्रकार से हम लोग LCM निकालेंगे। किसका किसका, तो 12 का, 15 का और 21 का। जब LCM निकालेंगे तो जो कॉमन होगा वो तो एक ही बार लिखाएगा, लेकिन जो कॉमन नहीं होगा वो सब लिखाएगा। जैसे इसमें 2 कॉमन नहीं है, लिखाएगा। ये 2, ये तीनों में कॉमन नहीं है, लिखाएगा। ये 3, ये तीनों में है, ये एक बार लिखाएगा। चूँकि ये कॉमन था इसलिए ये लिखा चुका है, ये यहाँ पे नहीं लिखाएगा। अब इसमें बच रहा है हमारा 5। ये भी 3 कॉमन था, लिखा गया है, तो अब ये हमारा लिखाएगा नेक्स्ट टाइम में 7। गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60 और 60 सतह होता है 420। इस प्रकार से हमारा जो है इसका LCM और ACF दोनों निकल करके सामने आ गया। ACF हमारा 3 हुआ और LCM हमारा 420। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का 17, 23 और 29 का ACF और LCM निकालना है। तो 17 को जब हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 1 गुना 17, 23 को लिखेंगे तो 1 गुना 23 और 29 को जब लिखेंगे तो 1 गुना
29 होगा। इस प्रकार से हमारा अगर ACF की अगर हम बात करते हैं कि ACF क्या होगा, तो ACF किसका, तो 17, 23 और 29 का कितना होगा, तो जो तीनों में कॉमन होता है वो हमारा ACF होता है। एक इसमें भी है कॉमन, इसमें भी और इसमें भी, तो इस प्रकार से हमारा ACF हो जाएगा 1। वही अगर LCM की बात करते हैं कि LCM 17, 23 और 29 का कितना होगा, तो LCM यानी जो कॉमन नहीं हो उसे कॉमन जो रहता है उसे एक बार हम लिखते हैं, तो एक हमारा तीनों में कॉमन है, एक हो जाएगा। और बाकी हमारा यहाँ 17 गुना 23 गुना 29 जो कि कॉमन नहीं है, तो 17 गुना 23, 3 से 3 सते 21, 2 3 एकम 3 और 2 5, कट गया 2 से हमारा 34 हो जाएगा, 1 9 3 यानी 391 गुना 29। अब इसमें 29 से गुना करते हैं, तो 9 एकम 9, 9 9 81, 81 के 1 हासिल 8, 9 तिया 27 अब 8 होगा 35, कटेगा 2 से 2 एकम 2, 2 9 18 के 8 हासिल 1, 2 तिया 6 अब 1 7, तो 9 2 अब 1 3, 8 5 13 के 3, 7 4 11, सॉरी 7 और 3 10 अब 1 11, 9 से 9 एकम 9, 9 9 81 के 1 और 9 तिया 27, 27 और हो जाएगा हमारा 8, 27 8 35, 2 से 2 एकम 2, 2 9 18, 2 तिया 6 अब 1 7, 9 के 9, 2 अब 1 3, 5 अब 8 13 के 3, 7 3 10 अब 11 यानी 11,339। ये हमारा जो है LCM होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। थ्री 8, 9 और 25 का LCF और LCM निकालना है। तो जब 8 को अगर हम गुणनखंड करके लिखते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से 9 को लिखेंगे तो 1 गुना 3 भी हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 25 को लिखेंगे तो 1 गुना 5 हम अगर ACF की बात करते हैं कि ACF जो है हमारा 8, 9 और 25 का कितना होगा, तो हमारा तीनों में ये इसमें से कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कॉमन है 1 के अलावा, तो ACF हमारा हो जाएगा 1। ठीक उसी प्रकार से अगर LCM हम निकालते हैं किसका, तो 8 का, 9 का और 25 का, तो ACF होगा कितना होगा, इसमें 2 नहीं है कॉमन, 2 2 2 3 3 5 5 गुना करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 की 24, 24 पचे 20 से 120 गुना 3 गुने 5, 12 तिहाई 36 अर्थात 360 गुने 5 और 5 से गुना करेंगे तो 5 0 0, 5 6 30 के 0 हासिल 3 और 5 तिहाई 15 और 3 1800 यानी कि LCM हमारा 1800 हो जाएगा और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ACF 306,657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 और 657 ज्ञात करना है। मतलब जब हम इसे सॉल्यूशन करेंगे तो देखेंगे कि ACF जो हमारा 306 और 657 का जो दिया हुआ है ACF वो दिया हुआ है 9। LCM किसका, तो 306 और 657 का हमें ज्ञात करना है, दिया हुआ
नहीं है। तो हम एक सूत्र जानते हैं क्या, कि HCF गुने LCM बराबर प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या। यहाँ जानते हैं HCF और LCM। किसका HCF? तो HCF 306 का, यानी कि HCF किसका? तो 306,657 का गुने LCM। किसका LCM निकालना है हमें? तो 306,657 का LCM भी निकालना है। तो हमारे पास यही तो प्रथम संख्या और ये हमारी दूसरी संख्या होती है, और हम लोग जानते हैं ये प्रथम संख्या है और ये दूसरी संख्या है। तो प्रथम संख्या हमारा हो जाएगा 306 और दूसरी संख्या हो जाएगा 657। HCF जो है वह हमारा 306 और 657 का दिया हुआ है 9 गुने LCM हमारा फाइंड आउट करना है, यानी ज्ञात करना है LCM किसका? तो 306 और 657 का बराबर 306 गुने 657। तो जब LCM इधर हमारा 306,657 बचेगा, ये इधर गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो हमारा भाग में हो जाएगा, यानी 306 गुना 657 भाग हो जाएगा 9। 9 से काटेंगे 9 एकम 9 और ये कटेगा 9 सत्ते 63, 7 बार में कट गया, यहाँ से 2 और 3, 9 तिया 27। यानी कि अगर हम देखेंगे तो LCM 306 और 657 का हो जाएगा 306 गुना 73। और जब 306 को 73 के साथ हम लोग गुना करेंगे तो 23,338 हमें प्राप्त होगा। 23,338, और ये जो है हमारा LCM निकल करके चला आएगा। LCM ऑफ 306 और 657 बराबर 23,338 होगा। ये हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। रोक दीजिए थोड़ा सा, कहाँ से कि लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए प्राकृत संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ हमें जो संख्या दी हुई है वह दिया हुआ है 6 टू द पावर n, और जब इसको हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो यह टूटेगा 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। इस फॉर्म में ये टूटेगा। लेकिन बोलता है क्या कि 6 टू द पावर n अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकती है। तो किसी भी संख्या को यदि 0 पर समाप्त होना होता है तो उसके गुणनखंड के रूप में 2 और 5 का होना आवश्यक होता है। जबकि हम लोग साफ साफ यहाँ देख रहे हैं कि जो 6 है, इस 6 के गुणनखंड के रूप में 2 और 3 है। 2 तो शामिल है परंतु 5 शामिल नहीं है। 5 शामिल नहीं होने के कारण कभी भी अगर इस संख्या को हम लोग गुना करते हैं तो इसके इकाई का जो अंक होगा वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि 6 टू द पावर n का गुणनखंड के रूप में अगर हम लिखते हैं तो इसे 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n के रूप में लिख सकते हैं। इतना हम लोग जानते हैं, इतना हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन यदि किसी भी संख्या को या कोई भी प्राकृत संख्या यदि 0 पर समाप्त होना होगा, परंतु यदि किसी भी प्राकृत संख्या को 0 पर समाप्त होना होगा तो उसके गुणनखंड के रूप में
2 गुणनखंड के रूप में 2 और 5 का होना आवश्यक होता है। किसी भी संख्या को अगर शून्य पे समाप्त होना होता है तो उसके गुणनखंड के रूप में 2 और 5 का होना आवश्यक होता है, ठीक ना। परंतु अगर हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये 6n जो संख्या है उसमें गुणनखंड के रूप में हमारा 2 के साथ 5 शामिल नहीं है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी कोई संख्या n नहीं है। अतः ऐसी कोई संख्या n नहीं है, ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए जिसके लिए 6n जो है अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। मूल रूप से हमें इस क्वेश्चन में ये जानना है कि क्या 6n जो है कभी भी शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो किसी भी संख्या को यदि शून्य पर समाप्त होना होगा तो उस संख्या के गुणनखंड के रूप में 2 और 5 का होना आवश्यक होता है, जो कि इस संख्या में साफ साफ दिख रहा है कि नहीं है। यही कारण है, यानी कि इसमें 5 शामिल नहीं होने के कारण यह संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त हो सकती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि ये भाज्य संख्या है या नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है, कैसे आप कह सकते हैं। तो अगर भाज्य संख्या होगा तो उसे हम गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं, और अगर भाज्य संख्या नहीं होगा तो उसे हम गुणनखंड के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि यह कैसे हमारा भाज्य संख्या है या नहीं है। सॉल्यूशन करते हैं। हमारा दी हुई संख्या है क्या है, 7 × 11 × 13 + 13। इसे देखते हैं सबसे पहले कि यह भाज्य संख्या है कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा मल्टीप्लाई में है और ये हमारा प्लस में, और दोनों जगह हमें एक चीज़ कॉमन दिख रहा है जो है ये हमारा 13। यानी कि अगर 13 हम कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ से बचेगा 7 × 11, और प्लस यहाँ से अगर हम 13 निकाल लेते तो ये बचेगा हमारा 1। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 13 ब्रैकेट में रहेगा 11 × 7 = 77 + 1 13 × 78। अर्थात यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये 2 गुणनखंड के रूप में है। 2 संख्या जो है यहाँ पे हमारे पास है और ये दोनों संख्याएं गुणनखंड के रूप में है। अर्थात हम कह सकते हैं अतः ये संख्याएं भाज्य है। क्यों भाज्य है? क्योंकि यह संख्या जो दी हुई है यह 2 संख्या में जो है हमारा टूट जाता है गुणनखंड के रूप में। नेक्स्ट अगेन क्या है हमारा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस है 5। इन दोनों संख्याओं में भी एक संख्या हमारे पास कॉमन है जो कि 5 है। यानी कि यदि हम 5 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 7 6 × 4 3 × 2 × 1 और प्लस में बचेगा 1। यहाँ 5 इसको गुना करते हैं 7 × 6 = 42 गुना 2 × 6 6 × 4 या 4 रहने देते हैं और 2 × 6
प्लस 1, या 5 4 से गुना करें, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 168 गुने 6 प्लस 1, या 5 ब्रैकेट में 6 से 6 बटे 48, 4 6 छक 36 और 4 0, 4 6 एकम 6 और 4 10 प्लस 1, यानी 5 गुना हो जाएगा हमारा, 1 जोड़ेंगे तो 0 0 9, यानी कि 1009 हो जाएगा गुना 5। ये भी हमारा गुणनखंड के रूप में यानी दो संख्या के रूप में है। अर्थात हम यहाँ भी कह सकते हैं कि ये संख्या भी भाज्य संख्या है। ठीक है, अतः यह संख्या भी एक भाज्य संख्या है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ दोनों दी हुई जो संख्याएं हैं 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है? क्योंकि दोनों जो है गुणनखंड के रूप में हमारा टूट जा रहा है, इसीलिए यानी कि इसके गुणनखंड है और जिन संख्या का गुणनखंड होता है वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आप लोग को बोर्ड पर दिख रहा होगा, से क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी एक खेल का मैदान है और उसके चारों ओर गोलाकार वृत्त के आकार का जो है पथ है, रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया एक लड़की है जो एक चक्कर उस वृत्ताकार पथ को लगाती है तो उसे 18 मिनट का टाइम लगता है, समय लगता है। जबकि वही मैदान है, वही वृत्ताकार पथ है और उसी वृत्ताकार पथ पर रवि जो है एक चक्कर लगाता है और उसे लगाने में एक चक्कर 12 मिनट का समय लगता है। मान लिया जा रहा है कि दोनों यानी कि कौन कौन, तो रवि और सोनिया एक ही स्थान से और एक ही समय चलना प्रारंभ कर देते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो वे दोनों जो है कितने समय के बाद पुनः जो है प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक ना। तो जब ऐसा अगर हमारे पास क्वेश्चन रहे तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो संख्या दी हुई है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन क्या है, सोनिया द्वारा वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में लगा समय कि बराबर कितना है, 18 मिनट। वही रवि के द्वारा वही वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में लगा जो समय है वह है 12 मिनट। क्वेश्चन कहता है क्या कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में अगर चलना प्रारंभ करते हैं तो पुनः जो है वे वो जहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं उस स्थान पे वे कब मिलेंगे। तो इसके लिए हमें जो है 18 और 12 दोनों का एलसीएम निकालना होगा। तो 18 को जब हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 गुना 3 गुना, तो लिखेंगे कि 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करने पर। एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, तो 18 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3। ठीक उसी प्रकार से 12 को लिखेंगे तो लिखेंगे 2 गुना 3। तो जब एलसीएम हम इसको ज्ञात करेंगे किसका, 18 और 12 का, तो इसमें जो है हमारा 2 कॉमन है, एक हमारा 3 कॉमन है, लेकिन इस 3 का जोड़ा नहीं है यानी कॉमन नहीं है, और फिर इस 2 का भी, तो हो जाएगा 2 तिहाई 6, 6 3 18 दूनी 36, यानी कि 36 मिनट वह समय है, 36 मिनट वह समय है जिसमें वह पुनः जो है एक दूसरे के साथ
प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। लिखेंगे क्या था, 36 मिनट के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।